वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आज 24 मार्च 2022 है। डिफरेंस आगे बढ़े उससे पहले प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस सीरीज़ को, इस लेक्चर को दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। आज हमारे टेबल के ऊपर है 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले बात करने वाले हैं द हिंदू का एक आर्टिकल है फ्रीज आउट के बारे में। इसके बारे में मैं बात करूं उससे पहले एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। पता नहीं आपने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना है या नहीं सुना है, लेकिन दो फ्रॉग्स पर ये एक्सपेरिमेंट जो है वो किया गया, मेंढक पर, राइट। तो हुआ ये कि दो बर्तन लिए गए और उसमें पानी भरा गया, और एक बर्तन जो था इसमें फ्रॉग को डाला गया। ठंडा पानी था या फिर रूम टेम्परेचर वाला पानी था। फिर दोनों वेसल्स को, इसमें भी पानी था और इसमें पानी और फ्रॉग दो चीज़ें थी, राइट। तो दोनों को स्टोव पर रखा गया और धीरे धीरे पानी जो है इसको गर्म किया गया। इतना गर्म किया गया कि दोनों वेसल्स में से बबल्स निकलने लगे। इतना पानी गर्म, इवोपरेट होने लगा। 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पानी जो है वो गर्म हो गया था। लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पर जो फ्रॉग था वो ऐसा ही चिल कर रहा था, उसमें कोई मीन्स ऐसा नहीं था कि वो तड़प रहा था, उछाले मार रहा, ऐसा कुछ नहीं था। फिर ये वाला जो पानी है उसमें से मीन्स इसमें एक फ्रॉग को ऐड किया गया, क्योंकि ऑलरेडी ये 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो चुका था, मीन्स इवोपरेट होने लगा था पानी। तो यहाँ पर जब फ्रॉग डाला गया तो फ्रॉग जो है वो जंप करके बाहर निकल गया। तो देखिए, दो सिनारियो यहाँ पर हुआ है कि एक, ऑलरेडी गर्म पानी में अगर आप किसी एक मेढक को डालोगे तो वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करेगा और वहाँ से बाहर निकल जाएगा सर्वाइवल के लिए। और यहाँ पर ये एडजस्ट हो गया। सेम थिंग हमारे साथ होती है, राइट। धीरे धीरे करके फ्यूल की प्राइस जो है उसको इंक्रीज किया जाता है। अगर ऑल ऑफ द सडन सरकार ये कहे कि 25 रुपीज़ पेट्रोल की प्राइस जो है वो कल से या फिर अभी से पेट्रोल की प्राइस जो है वो 25 रुपीज़ इंक्रीज की जा रही है, तो लोग सड़कों पर उतर आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, विरोध करेंगे, ट्रोलिंग करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन 80 पैसे, 50 पैसे, 20 पैसे से धीरे धीरे करके टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, तो हम उस मेढक की तरह एडजस्ट हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि पेट्रोल की प्राइस और डीजल की प्राइस बढ़ रही है। ऑफ कोर्स इट इज़ ए प्रॉब्लम, लेकिन हम समझते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर जो ग्लोबल क्रूड ऑयल है उसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है, इसकी वजह से हमारे देश में इंक्रीज हो रही है। ये साधारण से साधारण व्यक्ति को पता है, इसके लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कैसे, उसके बारे में बात करेंगे आज। ये आर्टिकल जो है ये पेट्रोल की प्राइस के साथ कम, और जो नाटक चल रहा है उसके बारे में ज़्यादा है। 137 डेज के बाद ट्यूसडे को और वेंसडे को 80 पैसे पेट्रोल और डीजल दोनों पर, तो ₹1.60 जितना इंक्रीज जो है वो इन दोनों फ्यूल्स में हुआ 2 दिनों में। कुकिंग गैस की प्राइस करें तो इसमें 50 रुपीज़ पर बॉटल प्राइस राइज हमें देखने को मिले। और लास्ट टाइम जब बदलाव हुआ था फ्यूल की प्राइसेस में, तो दैट वाज इन नवंबर 2021। आप देखिए, कैलकुलेट कीजिए, 137 डेज रफली स्पीकिंग कितने, 4.5 महीनों के बाद ये बदलाव हो रहा है, राइट। क्यों 4.5 महीने, इतना वक्त क्यों लग गया? एक क्वार्टर से भी ज़्यादा वक्त क्यों लग गया? द रीज़न इज़, उसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि इलेक्शंस चल रहे थे। अब इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस वाली जो सीरीज़ है मेरी, अगर वो फॉलो करते हैं तो आपको ये ग्राफ के बारे में पता होगा कि फ्यूल की प्राइस कुछ $73 पर बैरल थी। ये सारी प्राइसेस डॉलर में हैं। फिर थोड़ी इंक्रीज़ हुई, फिर वॉर जब स्टार्ट हुआ यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो मैक्सिमम $139 प्राइस हमें देखने को मिली। फिर उसमें से कम होके कुछ $99 हो गई थी, उसके बाद फिर से $110 हो गई। तो पिछले आप 1 महीना ही पकड़ लीजिए, आज एग्जैक्ट 1 महीना हो गया है। 24 फरवरी को यूक्रेन पर अटैक किया था रशिया ने, और उससे पहले अगर आप कुछ दिनों के न्यूज़पेपर्स को देखेंगे, द न्यू रिफाइंड की प्राइस जो है वो इंक्रीज होने लगी थी, फ्यूल की, ऑफकोर्स ग्लोबल क्रूड ऑयल की। तो इतने बड़े उछाल हो रहे थे, तो सरकार इतनी दानवीर कैसे बन गई कि ग्लोबल क्रूड ऑयल की प्राइस इतनी इंक्रीज हो गई, तो भी सरकार ये कह रही है, मीन्स इतने समय के बाद सरकार जो है वो प्राइस इंक्रीज कर रही है। और मैं नाटक शब्द का इस्तेमाल इसलिए यहाँ पर कर रहा हूँ क्योंकि सरकार ने क्या कहा पता है, कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं
वो अपना डिसीजन खुद लेती हैं। हम उनको नहीं कहते कि कब आपको प्राइस इंक्रीज करनी चाहिए या डिक्रीज करनी चाहिए। शब्द थोड़े अलग है, लेकिन सरकार ने ये बहाना बनाया है, सरकार ने ये कहा है कि हमने किसी को नहीं कहा कि प्राइस को इंक्रीज करो डिक्रीज करो, जो मार्केट में चल रहा है उस हिसाब से आपको प्राइस जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज करनी चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा। अब ये नाटक है, क्यों पता है? क्योंकि बहुत सारे राज्यों में इलेक्शंस, 5 राज्यों में इलेक्शंस हुए, विनो के 4 जगहों पर बीजेपी की जीत हुई है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। तो ये इलेक्शंस चल रहे थे, इस वजह से पेट्रोल और डीजल की प्राइस जो है इनको इंक्रीज नहीं किया गया। अब जैसे ही इलेक्शंस खत्म हो गए, इलेक्शन कमीशन ने अपनी ब्रीफिंग और सारी चीजें दे दी और यहां पर देखिए प्राइस राइज जो है वो होने लगी। दिस इज द प्रॉब्लम। मेन जो प्रॉब्लम है, सबसे डेंजरस प्रॉब्लम है, वो ये प्रॉब्लम है कि खुले आम जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं और हम बेवकूफ़ बन भी रहे हैं। और यहाँ पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं है, राज्य सरकारों की भी बात है। आप सोचिए इसके बारे में। मैं किसी को यहाँ पर भड़का नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आप का जो एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। ये जो शेड्स होते हैं, इन शेड्स को पकड़ना जो है वो आपको सीखना पड़ेगा और ये प्रैक्टिस से ही होगा और नेचुरली हो जाएगा। इसके लिए कोई अलग से कोचिंग क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है। कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, चीज़ों को अलग अलग एंगल से देखने की कोशिश कीजिए एंड यू विल फाइंड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो प्राइस हाइक जो हैं वो छोटे छोटे डोजेस में क्यों की जाती हैं, उसके बारे में भी आपको पता चल गया। और जस्ट इमेजिन कि हमारे देश की जो बड़ी ऑयल कंपनीज हैं, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और दूसरी जो HPCL एक्सेट्रा, इन सारी कंपनीज के शेयर्स जो हैं वो ग्लोबल इन्वेस्टर्स क्या खरीदेंगे? क्या ग्लोबल इन्वेस्टर्स ऐसी सरकारी कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट करेंगे? द आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि पता है कि ये कंपनी जो हैं ये प्रॉफिट और लॉस पर नहीं चलती है, ये सरकार के इशारों पर चलती है और ऐसी कंपनी में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। और दूसरा जो प्रॉब्लम है इस प्रकार के डिसीजंस का वो ये है कि एक रूलिंग पार्टी जो होती है उसके फेवर में चीज़ें हो जाती हैं। ऑपोजिशन पार्टी अगर अच्छी भी है, मीन्स अभी तो कोई नज़र नहीं आ रहा है इतना कोई, क्योंकि अभी रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं ऑपोजिशन पार्टीज़ भी। थोड़ी पॉलिटिकल बात यहाँ पर करूँ तो ऑपोजिशन पार्टीज जो है वो क्या कह रहे हैं, वो कोई एक चेहरा ढूंढ रहे हैं। अब चेहरों से आप इलेक्शंस नहीं जीत सकते। इलेक्शन जीतने के लिए आपको चाहिए आइडिया, राइट? जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब 2014 में इलेक्ट हुए एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो वो एज ए नरेंद्र मोदी जो है, इट वाज नॉट ए पर्सन, नरेंद्र मोदी वाज लाइक एन आइडिया, एक विचार जो है उसकी जीत हुई थी। तो सेम थिंग, अगर आपको नरेंद्र मोदी का अगर उनको टफ कंपटीशन देनी है, बीजेपी को टफ कंपटीशन देनी है, तो कोई ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी या फिर अरविंद केजरीवाल, नहीं, आपको एक विचार है, फिर वो विचार चाहे अरविंद केजरीवाल हो, फिर वो विचार ममता बनर्जी हो या फिर राहुल गांधी हो, एक्सेट्रा XYZ कोई भी हो, तो दिस इज हाउ इट शुड बी। बट एनीवे, जो पार्टी पावर में होती है उसके पास ये पावर होता है, जिसकी सरकार होती है तो उसके पास ये पावर होता है कि इस प्रकार के डिसीजंस भी वो ले सकते हैं, कि वो चीज़ों को डिले कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, हर कोई जो है इक्वली कॉम्पीट करे, ये कॉम्पिटिशन जो है वो इक्वल नहीं रहती है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये सारी चीज़ें जानने के बावजूद भी ऐसी चीज़ों के बारे में कुछ नहीं करता। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार, इट्स नॉट एन इन्वेंशन ऑफ मोदी सरकार, ये हमेशा से चलता आया है। लेकिन इस प्रॉब्लम के बारे में इतना कोई सीरियसली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्टैंड नहीं लिया है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। So that's everything as far as this article is concerned. Let's move on to the next one. आगे बढ़े उससे पहले dear friends, do check out my motivational podcast Curiously Forever. ये Spotify, जियो सावन, गाना, गूगल पॉडकास्ट, अमेजोन म्यूजिक, इसके अलावा जो बड़े बड़े पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म्स हैं इस पर अवेलेबल हैं। इसके लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और व्हाट यू कैन डू इज़, आप स्पॉटिफाई पे जाइए, क्यूरियसली फॉरएवर को सर्च कीजिए और उसमें एक फॉलो का बटन भी आता है, उसको प्रेस कर देंगे तो हर एवरीडे जब सुबह 6 बजे आपको मेरा पॉडकास्ट जब मिलेगा, मीन्स जब वो लॉन्च होता है एवरी सिंगल मॉर्निंग एट 6 AM,
तो उस टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप अपने दिन की शुरुआत जो है वो एक पॉजिटिव तरीके से कर सकते हैं, राइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, इंटरेस्टिंग है, ये भी ऑयल के साथ जुड़ा हुआ है, ट्रिब्यून का आर्टिकल है, बट दिस वन इज अबाउट एडिबल ऑयल, खाद्य तेल जो है उसके बारे में है। इसकी प्राइस भी काफ़ी इंक्रीज हुई है। अब यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, राइट। पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इनको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट वेजिटेबल ऑयल का अगर कोई बायर है तो दैट इज़ हमारा देश भारत। हमारा देश जो जितना ऑयल हमें चाहिए, वेजिटेबल ऑयल जितना चाहिए, उसका 55% जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं, 55% इंपोर्ट करते हैं। और 2018-19 में हमने 65,000 करोड़ रुपीस का एडिबल ऑयल का बिल पे किया था और 2020-2021 में 1.5 लाख करोड़ रुपीस का ओवरऑल ये जो एडिबल ऑयल और एडिबल जो क्रॉप्स हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स, तो ऐसे क्रॉप्स का प्रोडक्शन हमारे देश में इंक्रीज हुआ है, लेकिन फिर भी क्योंकि कंजम्पशन इंक्रीज हुआ तो हमारा इंपोर्ट का बिल जो है वो भी इंक्रीज हो गया। अब सनफ्लावर ऑयल के बारे में मैंने कल भी बताया था, लेकिन वेरी क्विकली लेट्स गो थ्रू दिस फैक्ट। जितना भी ऑयल जो हम इंपोर्ट करते हैं ना दोस्तों, उसमें से 15% जितना जो है वो सनफ्लावर ऑयल होता है। एक बड़ा चंक है 15%। कितने सारे ऑयल हैं एडिबल ऑयल, उसमें से 15% हम सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट करते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा सनफ्लावर ऑयल कहाँ से आता है? यूक्रेन से आता है। अब डोमेस्टिक एडिबल ऑयल प्रोडक्शन जो है, जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो हमारे रिक्वायरमेंट है, हमारा जो कंजप्शन है, बढ़ता ही जा रहा है, तो उसको मैच नहीं कर पा रहे हम। डिमांड और सप्लाई के बीच में क्या है? एक बहुत बड़ा मिसमैच है। सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। अब हमारा देश खेती प्रधान देश है, हमारे देश में हर प्रकार की खेती बाड़ी आप कर सकते हैं, इतनी वैरायटी है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें रोक रही है कि हम एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं? उसके पीछे रीज़न है एमएसपी रेजीम, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की रेजीम है, जो आपको एक गारंटी देती है कि इतने पैसे तो आपको मिल ही जाएंगे। अब एमएसपी जो है उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी बहुत हैं। एमएसपी अब धीरे धीरे आउट ऑफ डेट होती जा रही है, लेकिन कोई भी सरकार जो है वो एमएसपी को हटाने के बारे में सोच भी नहीं सकती, क्योंकि किसानों का विरोध होगा और हमारे देश में लगभग 50% जितने लोग जो हैं वो खेतीबाड़ी के साथ जुड़े हुए हैं, किसान हैं। तो अगर आप इसको हटा देंगे तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि अगर किसानों के साथ बातचीत की जाए, अगर एक ग्राउंड तैयार किया जाए, तो एमएसपी के बारे में हम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि एमएसपी की, आई एम नॉट सेइंग कि कंप्लीटली इसको एलिमिनेट कर दीजिए या सारे क्रॉप्स पर से इसको हटा दीजिए। जितने भी एक लिमिटेड क्रॉप्स पर एमएसपी मिलती है उन सभी पर अगर हटा देंगे तो भी नहीं चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ है कि एमएसपी की वजह से किसानों ने कोई भी नया इनोवेशन जो है वो नहीं किया, कोई नए एक्सपेरिमेंट अपनी खेती बाड़ी से नहीं किया। वीट और पैडी यानी कि गेहूं और चावल, इन दोनों पर आपको एमएसपी मिल जाती है, तो बस गेहूं चावल इसकी ही खेती करते हैं। जैसे ही गेहूं की सीज़न ख़त्म होती है तो चावल उगाया जाता है, जैसे ही चावल ख़त्म हुआ गेहूं। तो यही साइकिल जो है वो चलती रहती है। और इससे क्या हुआ कि हमारे देश में आज इसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा है और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास जितना स्टॉक होना चाहिए उससे लगभग 3 गुना ज़्यादा स्टॉक है। जितना मिनिमम बफर स्टॉक आपको रखना है इमरजेंसी के, अगर इमरजेंसी आ जाए, कोई भी इमरजेंसी है, तो फूड कॉरपोरेशन इंडिया के पास एक स्टॉक होता है। तो जो स्टॉक है उस स्टॉक का लगभग 3 गुना ज़्यादा स्टॉक जो है, जितना चाहिए उससे 3 गुना ज़्यादा जो है वो वीट और पैडी है। क्यों? क्योंकि एमएसपी चल रही है और किसानों को नाराज़ नहीं किया जा सकता। ये एमएसपी की वजह से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुआ, और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुआ उसकी वजह से बहुत सारे दूसरे इश्यूज भी हुए। जैसे कि एक इश्यू तो ये है कि हमें एडिबल ऑयल जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता है। दूसरी एक चीज़ जो किसान कर सकते हैं वो ये है कि अगर उनको ऑयल सीड्स पर रेम्यूनरेटिव प्राइसेस दी जाए, तो किसान हैं वो, लेट्स से पंजाब के किसान, अब पंजाब जो है उसके इतिहास को देखेंगे तो पंजाब गेहूं के लिए फेमस था, पंजाब चावल के लिए फेमस नहीं था। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, हरित क्रांति के बाद पंजाब जो है चावल भी उगाने लगा। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि पंजाब का जो ग्राउंड वाटर है वो काफ़ी कम होता जा रहा है। बहुत सारा पेस्टिसाइड्स और ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल जो है, इसकी वजह से कैंसर और दूसरी बीमारियां भी हो रही हैं। और वर्ल्ड वाटर डे
के दिन पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, वो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, चैनल पर अवेलेबल हैं। उसमें आपको बहुत सारे शॉकिंग फैक्ट्स, भारत और वाटर के साथ जुड़े हुए शॉकिंग फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे। ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को, आई हाईली रिकमेंड। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पानी। तो अगर रेम्यूनरेटिव प्राइसेस मिले तो ऑयल सीड्स पर फोकस जाएगा, तो फिर ये पैडी या फिर जो राइस है उसका प्रोडक्शन थोड़ा कम करेंगे, हम उसका फोकस कम करेंगे, और ये सारी चीज़ें, इसमें हमारा बिल जो है वो कम आ सकता है। It is heartening that the country's mustard seed production is set to rise by 29% in 2021-22 Rabi season, according to the Central Organization for Oil Industry and Trade. ये COOIT है, इसका कहना यह है कि इस साल 29% जितना राबी सीजन में जो ऑयल मस्टर्ड सीड है, मस्टर्ड सीड प्रोडक्शन में 29% इंक्रीज हमें देखने को मिलेगा। और मस्टर्ड जो है ये क्या है, ये एक कैश क्रॉप है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है, और पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स इसके ऊपर फोकस करें तो एक हद तक मस्टर्ड ऑयल जो है उसका इंपोर्ट जो हम करते हैं उसमें एक ड्रॉप हमें देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ हम धीरे धीरे सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ आगे बढ़ेंगे। थोड़ा वक्त लगेगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। ऐसा नहीं है कि 1-2 सालों में हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन एटलीस्ट जो डिपेंडेंसी है उसको हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं। और ये ग्लोबल शॉक्स आते हैं कि किसी देश में कुछ हुआ और हमारे यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हो जाए, तो ऐसी चीज़ें ना हो, इसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ऑयल सीड्स जो हैं इसका प्रोडक्शन हमारे देश में करें। I hope so far things are clear to you. Now let's move on to a very interesting article. It's about China. Tracking the persistent growth of China. The Hindu का ये आर्टिकल है। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं इनका नाम है ली किकियांग, और ये चाइना के प्रीमियर हैं। इस साल ये रिटायर होने वाले हैं। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो डेवोस में होती है 21 जनवरी 2015 को इसको एड्रेस करते हुए ली किकियान ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। When the wind of change blows, some build walls while others build windmills. जब हवाओं का रुख बदलता है तो कुछ लोग दीवारें बनाते हैं और कुछ लोग विंड मिल्स बनाते हैं, पवन चक्की जिसको हम कहते हैं, ये बनाते हैं कि हवाएं तेज चल रही है तो लेट्स प्रोड्यूस सम एनर्जी, उसका एक पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि चाइना ने विंड मिल्स ही क्रिएट की है, और दिस इज़ राइट। ट्रेड वॉर के समय पर, कोविड क्राइसिस के समय पर चाइना ने नई नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उसको अचीव किया है। 2020 में चाइना का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट इंक्रीज हुआ, इकोनॉमी में एक्सपांशन हुआ, जीडीपी में ग्रोथ हमें देखने को मिला, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ, रिटेल सेल्स इंक्रीज हुआ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाइना का जो है वो 2020 में जो था 2020 में 2.2% इंक्रीज हुआ फ्रॉम प्रीवियस ईयर। ये सारी चीज़ें कोविड और कोविड के बाद भी चाइना की इकोनॉमी जो है वो इंक्रीज होने लगी है। और लेट मी गिव यू वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। चाइना जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग करता है वो पता है कितना है? $4 ट्रिलियन। हमारी जीडीपी से भी ज़्यादा, भारत की जीडीपी से भी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना करता है, $4 ट्रिलियन का। और बातें ये हो रही थी एग्जिट चाइना पॉलिसी कोविड के बाद, या फिर कोविड के दौरान बहुत सारे देशों ने इल्ज़ाम लगाया कि चाइना में ही ये, खास करके अमेरिका ने ये कहा कि ये वायरस जो है वो उसका जन्म चाइना ने किया है, चाइना ने जानबूझकर ये किया है, वहाँ की लेबोरेटरीज में से ये निकला है, वो एक प्रकार का बायोलॉजिकल वेपन है, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें मीडिया में काफ़ी चल रही थी, और बहुत सारे देशों ने उस टाइम पर यह कहा कि हम हमारा प्रोडक्शन जो है वो चाइना से हटाकर दूसरे कुछ लोकेशंस पर शिफ्ट कर देंगे, जिसको हम कहते हैं चाइना प्लस स्ट्रेटजी, इज इट? लेकिन क्या ये स्टार्ट हो गया? हाँ, कुछ हद तक हुआ है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि चाइना बर्बाद हो जाएगा? चाइना अपना प्रोडक्शन जो है वो अब नहीं कर पाएगा, इतना प्रोडक्शन जो कर रहा है उतना नहीं कर पाएगा? द थिंग इज़, आज चाइना जो है वो ग्लोबल जितने भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं उसका 30% मैन्युफैक्चर चाइना करता है, अकेला चाइना। ये यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, जर्मनी, इन तीनों का आंकड़ा मिला ले उतना है। ये तीनों मैन्युफैक्चरिंग बड़े देश जितना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उतना अकेला एक देश चाइना करता है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर रहा 2020-2021 में,
13% जितना ग्लोबल एक्सपोर्ट्स जो है वो चाइना ने किया, और मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 18% है। अब ये सारी चीज़ों के दौरान शी जिनपिंग साहब ने ड्यूअल सर्कुलेशन के बारे में बात की। व्हाट इज ड्यूअल सर्कुलेशन? इसका मतलब यह है कि एक इंटरनल सर्कुलेशन है और एक एक्सटर्नल। नंबर वन इज इंटरनल, कि अभी तक क्या था कि चाइना दुनिया के लिए चीज़ें बना रहा था, दुनिया की मार्केट के लिए। अब चाइना जो है वो अपने देश की जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्रीज करेगा और कंजम्पशन को इंक्रीज करेगा। चाइना की भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो चाइना सिर्फ दूसरे देशों पर जब डिपेंडेंट रहता है तो होता यह है कि दूसरे देशों को, लेट्स से यूएसए ने कोई गैंग बना ली या फिर ग्रुप बना लिया और फिर चाइना से प्रोडक्शन कम मीन्स इंपोर्ट कम करेंगे तो चाइना की इकोनॉमी के ऊपर इसकी इम्पैक्ट होती है। अब चाइना क्या करेगा कि अपने ही देश के लोगों को ज़्यादा सामान बेचने की कोशिश करेगा, राइट? मेड फॉर चाइना, मेड इन चाइना तो है ही, लेकिन मेड फॉर चाइना एज वेल। और दूसरा जो पॉइंट है ड्यूअल सर्कुलेशन का, दैट इज़ एक्सटर्नल सर्कुलेशन। इसमें यह है कि जितना हो सके उतना तो एक्सपोर्ट किया ही जाएगा, इसमें ऐसा नहीं है। लेकिन अब चाइना पहले जो चीप प्रोडक्ट्स बनाता था, एक वक्त था जब हम कहते थे कि चीनी प्रोडक्ट्स मत खरीदिए, ये चाइना का माल है, जो हमारे देश में यूज़ करते हैं ना एक टर्मिनोलॉजी कि चाइना का माल है, कभी भी बिगड़ सकता है वगैरह वगैरह। अब आपका आईफोन भी चाइना का माल है, आपकी बहुत सारी कार्स जो हैं उसके बहुत सारे प्रिसीजन वाले टॉप लेवल के जो कंपोनेंट्स हैं वो भी चाइनीज़ कंपनीज बनाती हैं, वो भी चाइना में बनते हैं। तो चाइना ने, अगर आप शेड पकड़े चाइना का, तो पहले चाइना चीप प्रोडक्ट्स बनाता था, चीप प्रोडक्ट्स के लिए फेमस था। यू विल बी सरप्राइज टू नो दिस फैक्ट, लेकिन जापान जो है वो भी एक समय पर चीप प्रोडक्ट्स के लिए फेमस था। वो गाना आपने सुना है राज कपूर साहब का, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। उस गाने को आप देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग गाना है। उसमें जो है कि मेरा जूता है जापानी, वो जापानी जूता जो है वो कोई टॉप क्वालिटी का जूता नहीं था, वो फटा हुआ जूता था, क्योंकि उस टाइम पर जापान जो है वो चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाता था। लेकिन जापान को ये समझ आ गई कि चीप क्वालिटी से आप लंबे समय मीन्स लंबी रेस के घोड़े नहीं बन सकते, तो आपको क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। और आज आप देखिए, मैं टोयोटा का नाम लूँ, होंडा का नाम लूँ, सुजुकी का नाम लूँ, तो ये सारी कंपनीज हमें किस चीज़ की याद दिलाती हैं? मित्सुबिशी हैं, इसके अलावा जो भी जापानीज़ कंपनीज़ हैं। तो जब हम जापान का नाम लेते हैं तो क्वालिटी कहते हैं हम, कि जापान जो है क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाता है। चाइना ने ऑलरेडी ये स्टार्ट कर दिया, पहले चाइना चीप प्रोडक्ट्स बनाता था, चाइना का माल ऐसा था। अब चाइना क्वालिटी प्रोडक्ट्स को बनाने लगा है, ऑलरेडी ये चेंज हो चुका है। चाइना अब पूरी रेंज बनाता है, आपको टॉप क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए वो भी चाइना बना रहा है, और चीप क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो भी चाइना बना रहा है। लेकिन चाइना को पता है कि ये चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट जो है वो लंबे समय तक नहीं चलेंगे, अब धीरे धीरे ट्रांजिशन हो रहा है, अब क्वालिटी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है। हाईली डेवलप्ड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ चाइना जो हैं वो अब नेक्स्ट लेवल की, जब हम बात करें तो आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके, ऑटोमेशन का इस्तेमाल करके एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग करेगा। ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें आपको सोफिस्टिकेशन चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए और कम प्राइस में, ऐसे प्रोडक्ट्स। लेट्स से आपके बड़े बड़े मशीन्स हैं, कॉम्प्लेक्स मशीन्स हैं, आपको भारत में कोई चीज़ पैदा करनी है तो उसके लिए जो मशीन आपको चाहिए, हम लेट्स से यहाँ पर साबुन बना लेंगे, लेकिन साबुन बनाने वाला मशीन हम यहाँ पर नहीं बनाते, तो वो चाइना से जो, अब चाइना जो नया हाईटेक प्रोडक्शन कर रहा है, तो चाइना दुनिया के अलग अलग देशों में भले ही प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए, लेकिन जो फाइनल उनका प्रोडक्शन करने वाला मशीन है वो तो चाइना ही बनाएगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पैटर्न की बात करें तो 2014 में ही यूएसए को ओवरटेक कर लिया। ज़्यादा रिसर्च वहाँ पर हो रही है, पब्लिकेशंस और जर्नल साइटेशंस भी यूएसए से ज़्यादा अब चाइना कर रहा है एज फार एज दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कंसर्न। और आपकी स्क्रीन पर जो है इसको कहते हैं फॉक लिफ्ट, जो हैवी सामान जो है उसको उठाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो हंगझाओ नाम की जो जगह है वहाँ पर एक कंपनी है, 30 साल पुरानी कंपनी है, ईपी इक्विपमेंट, ये फोकलिफ्ट बनाती है। अब उन्होंने एक ऐसी फोकलिफ्ट बनानी स्टार्ट कर दी कि फोकलिफ्ट तो ऑटोमेटिक बन रही है, लेकिन इसी के साथ साथ फोकलिफ्ट जो हैं वो ऑटोनोमियस मॉडल्स उन्होंने बनाया कि एक जगह से दूसरी जगह पर वो अपने आप जा सके। तो आपको यहाँ पर इंसान की ज़रूरत नहीं है, फोकलिफ्ट हैं वो आप बैठे बैठे यूज़ कर सकते हैं। यूतोंग ग्रुप है, बस बनाता है ये ग्रुप, और उन्होंने ऐसी बस बनाई है, 50 सालों का एक्सपीरियंस है बस बनाने का, और उन्होंने अब ड्राइवरलेस मिनी रोबो बस बनाई है, और चाइना के 3 शहरों में ये बस जो है वो चल रही है, इस पर मीडिया रिपोर्ट्स। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स मैन्युफैक्चरिंग से चाइना जो है वो दुनिया को
दुनिया का ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसमें अभी तो बेताज बादशाह है ही, लेकिन नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजीज जो हैं उनको भी एडॉप्ट करके जा रहा है और एडॉप्ट करता जा रहा है। और क्योंकि इन्होंने स्टार्ट कर दिया और इनकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी है, तो इस नए ज़माने में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 के रूल्स एंड रेगुलेशंस या फिर एक लीडर के तौर पर डेफिनेटली चाइना उभरेगा। इनको आप रोक नहीं सकते, टू बी ऑनेस्ट। मूविंग ऑन, रशियाज वॉर मस्ट स्टॉप। द हिंदू का ये आर्टिकल है, यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर टू इंडिया ने इस आर्टिकल को लिखा है। और 2 मार्च को, मीन्स अब यूक्रेन रशिया के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पता है, लेकिन यहाँ पर यूरोपियन यूनियन क्या कर रहा है उसी चीज़ के बारे में हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। तो लेट मी क्विकली टेक यू थ्रू द फैक्ट। 2 मार्च की बात है जब एक रेजोल्यूशन जो है इसको अडॉप्ट किया यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने। इसमें 141 देशों ने इसको वोट किया, 5 देशों ने इसके खिलाफ वोट किया और 35 देश, जिसमें भारत भी शामिल था, उन्होंने वोटिंग नहीं की। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है उसने क्लियरली ये कहा है कि रशिया ने यूएन चार्टर का जो प्रिंसिपल्स हैं, इसकी वैल्यूज़ जो हैं, इसका उल्लंघन किया है। 16 मार्च को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी रशिया को कहा कि आप अपना मिलिट्री ऑपरेशन जो है उसको बंद कर दीजिए। आपके लिए प्रश्न है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो किस शहर में लोकेटेड है, बताइए। कमेंट सेक्शन में ये आंसर आपको प्रोवाइड करना है। कल हम बात कर रहे थे 3 मिलियन, 3.5 मिलियन, 35 लाख जितने लोग और यूक्रेनियन लोग जो हैं वो रेफ्यूजी बन चुके हैं यूरोप के बहुत सारे अलग अलग देशों में। वो अब एज ए रेफ्यूजी के तौर पर वहाँ पर पहुँच गए हैं। और आपके लिए एक और प्रश्न है कि यूक्रेन जो है वो कितने देशों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। आई एम नॉट आस्किंग फॉर अ नंबर, आई एम आस्किंग यू द नेम्स ऑफ दिस कंट्रीज, राइट। तो इनके नाम आपको बताने हैं कमेंट सेक्शन में, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं पता है, अभी अभी तैयारी की शुरुआत की है, तो मैं चाहता हूं कि आप मैप बुक निकालिए, एटलास या फिर मैप बुक, या फिर आप ऑनलाइन जाइए, या फिर पुराने लेक्चर्स की पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, जो भी आपको इजी लगता है कीजिए, बट लोकेट दिस नेशंस, राइट, अच्छी तरीके से। रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, राइट। मैं आपसे तो यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप अभी ये जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होगा उसके तुरंत बाद ही आप आंसर जो हैं वो पोस्ट कर देंगे, आपको पता ही होना चाहिए ऑफ कोर्स। तो एनीवे, यूरोपियन देश जो है, यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे देश जो हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, शेल्टर और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें, रहने की फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें दे रहे हैं। और यूरोपियन यूनियन ने यूनिटी दिखाई है और रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, ख़ास करके रशिया के प्रेसिडेंट, उनके फॉरेन मिनिस्टर, बड़े बड़े बिजनेसेस, पॉलिटिकल पार्टीज़, मिलिट्री फिगर्स के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं। स्विफ्ट सिस्टम में से रशिया की सेंट्रल बैंक को निकाल दिया है और एयर स्पेस जो है वो रशियन एयरक्राफ्ट के लिए बंद कर दी है यूरोपियन यूनियन ने। और धीरे धीरे यूरोपियन यूनियन जो है वो एनर्जी डिपेंडेंसी, ऑयल और गैस जो रशिया से इंपोर्ट करता है, वो भी धीरे धीरे करके कम कर देगा। अब यूरोपियन यूनियन का कहना यह है कि एक तरफ आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के भी पार्ट है और दूसरी तरफ आप इंटरनेशनल लॉ का वायोलेशन कर रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को फाइनेंशियली सपोर्ट करना स्टार्ट किया, इसी के साथ साथ मिलिट्री इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म्स देना भी स्टार्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे अब यूरोपियन यूनियन जो है वो एक्शन लेने लगा है और रशिया और यूरोपियन यूनियन के रिलेशनशिप जो हैं वो आई थिंक एक लंबे समय के लिए अब बिगड़ चुके हैं। इसका इम्प्रूव होना जो है वो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी नाउ। तो बहुत सारे बदलाव जो हैं वो हमें फ्यूचर में देखने को मिलेंगे एज फार एज जियो पॉलिटिक्स इज कंसर्न। दूसरी जो एक चीज़ है वो ये है कि अफ़गानिस्तान की सिचुएशन तो यूक्रेन से भी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन जो देश अफ़गानिस्तान में इन्वॉल्व थे क्या वो उतने ज़्यादा चिंतित हैं अफ़गान के लोगों के प्रति? नो डाउट ग्रास रूट लेवल पर बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारे लोग वहाँ पर जा रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जितनी चिंता अभी ऑफ कोर्स यूक्रेन का जो इश्यू है ये हॉट टॉपिक है, अभी वहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, लेकिन
दूसरे जो देश हैं, ये डेवलप्ड देश या फिर यूनाइटेड नेशंस में, यूएनजीए में, इतना स्ट्रांगली अफ़गानिस्तान या फिर दूसरे ऐसे देशों के बारे में नहीं होता है। कहीं ना कहीं जब यूरोप के किसी देश में प्रॉब्लम आता है तो ये डेवलप्ड देश एक हो जाते हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान को, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, अफ़गानिस्तान के ऊपर इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो शायद अभी इन्वेस्ट नहीं की है। बट एनीवे, सो फार ये जो टॉपिक था ये यूक्रेन और रशिया और यूरोपियन यूनियन के बारे में था, बट स्टिल वी कैन think about this Afghanistan as well, isn't it? Anyway, so that's everything in today's discussion, dear friends. Do check out my motivational podcast and please make sure कि आप इस लेक्चर को शेयर करें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ जिनको नहीं पता है, उनको इस सीरीज़ के बारे में ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर से मिल जाएगी, और हिट द लाइक बटन ऑफ कोर्स। आई सी यू सून विद सम मोर टॉपिक्स। आज कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं टेबल पर, तो वो भी मैं लेकर आऊँगा आपके लिए। एंड या, आई सी यू सून, राइट? टिल देन स्टे क्यूरियस। जय हिंद।